नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट, भारत की उच्चतम न्यायिक व्यवस्था। भारत का उच्चतम न्यायालय का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है, भारत का उच्चतम न्यायालय का जो रोल है भारत में, भारतीय संविधान में या भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस तरह से अपना रोल उच्चतम न्यायालय निभाता है, और भारत के जो नागरिक है तो नागरिकों के प्रति जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कर्तव्य है। तो ये सभी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हमारे संविधान में अगर कहीं आप लोगों को जिक्र सुनने को या देखने को मिल सकता है तो मिलेगा आपको संविधान के भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के बारे में बताया। और केंद्र सरकार में यानी केंद्र पर ही एक अलग से न्यायिक व्यवस्था का स्थापना की गई है और वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। बात करें आर्टिकल्स की कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है। जब आप संविधान पढ़े तो आपको पता लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और उसकी कार्यशैली, इसकी संरचना, इसके जो जज है, जो न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति, उनको हटाना किस तरीके से, सब आर्टिकल्स के अंदर लिखा रहता है। तो जो आर्टिकल है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं 124 से लेकर 147 तक, समझ रहे हैं आप, 124 से 147 तक जो आर्टिकल है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, उसके संरचना, उसके कार्यशैली और किस तरह से न्यायाधीश को हटाना, उनके पद से उनका वेतन, उनके भत्ते, सब कार्यों का विवरण जो है आपके आर्टिकल 124 से लेकर यानी 124 से लेकर 147 तक में बताया गया है। अब बात करें हमारा सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट लिया कहाँ से है, तो देखिए हमारे संविधान में जो हमारी संविधान सभा थी तो वहां से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट कहाँ से लिया, तो वो लिया हमारा अमेरिका से। हमारे सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वही व्यवस्था एक देखी जाए तो हमारे भारत की है। परंतु बात करें हमारी सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली की, जो अमेरिका की कार्यशैली की, तो दोनों ही भिन्न भिन्न है, यानी दोनों ही अलग है। अब अलग कैसे है? देखिए सुप्रीम कोर्ट, बात करें भारत की तो भारत एक संघीय राज्य है, यानी राज्यों का संघ है। ऐसे ही फेडरल स्टेट कौन है हमारा? आपका अमेरिका। ऐसे ही फेडरल स्टेट अमेरिका है। भारत राज्यों का संघ है, वो भी राज्यों का मिला जुला संघ है। परंतु दोनों में डिफरेंस ये है कि भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया है हमने? क्वेश्चन है कहाँ से अपनाया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एकल न्यायिक व्यवस्था का जो कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है हमने? एकल न्यायिक व्यवस्था का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। क्यों लिया है ब्रिटेन से? देखिए ब्रिटेन का अधिकार हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर काफी सालों तक रहा, लगभग 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज करा। तो कहीं ना कहीं उनकी न्यायिक व्यवस्था, उनकी संसदीय व्यवस्था, उनकी कार्यशैली को हमने झोंका तो अपनाने की कोशिश की। परंतु ऐसा नहीं है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यशैली है वो कार्यशैली हमने ली, नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट उठाया अमेरिका से, समझ रहे हैं, और एकल न्यायिक व्यवस्था का जो कंसेप्ट उठाया ब्रिटेन से। यानी हमने कोई भी चीज एक देश से नहीं ली है, अलग अलग देशों से हमने एक ही अगर कोई भी चीज ली है तो उसका कंसेप्ट, उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो अलग अलग देशों से उठाई गई हैं, समझ रहे हैं। तो कंसेप्ट लिया अमेरिका से, और एकल न्यायिक व्यवस्था जो कि भारत के अंदर चलती है वो कंसेप्ट लिया हमने ब्रिटेन से। तो अमेरिका में एकल न्यायिक व्यवस्था नहीं चलती है, तो मैं कहूँगा नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि अमेरिका में केंद्र के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करी गई है और राज्यों के लिए अलग, यानी केंद्र के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश राज्यों पर मान्य नहीं हो सकता है और राज्य द्वारा आदेश केंद्र पर मान्य नहीं हो पाएगा। यानी दोनों में अलग अलग स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करी गई है। परंतु अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अलग अलग स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की गई है। यानी अगर मैं अगर हम अपनी न्यायिक व्यवस्था की संरचना की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है आपका? सबसे ऊपर केंद्र पे, जहाँ पर जिसको संघ न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संघ न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद नीचे जो आते हैं आपके हमारे जितने भी राज्य हैं वहाँ के सबके हाई कोर्ट, वहाँ के सबके क्या
हाई कोर्ट। ये हो गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ही नीचे गए, बिल्कुल एक तरीके से एक मान लीजिए एक तार से जुड़े हुए हैं सब, तो सबसे नीचे आए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर ही, यानी हाई कोर्ट होते हैं आपके स्टेट्स में। किस में होते हैं? ये होते हैं आपके स्टेट्स में। ये होता है आपका केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर। ये केंद्र, ये स्टेट के अंदर होते हैं हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट यानी स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या होते हैं? जिले। तो जिले में होती हैं आपके दो तरीके की अदालतें। ये सभी हाई कोर्ट्स में होंगी, ये सभी हाई कोर्ट्स के नीचे होंगी, समझ रहे हैं? हाई कोर्ट के नीचे क्या होती है आपकी? जिला अदालत। क्या होती है आपकी? जिला अदालत। अब जिला अदालत में भी दो तरीके की अदालतें होती हैं आपकी। जिला अदालत में भी दो तरीके की अदालतें होती हैं। पहली अदालत आपराधिक, पहली अदालत आपराधिक, और दूसरी सिविल, दूसरी सिविल। यानी एक तो होता है आपराधिक न्यायालय, यानी जहां पर आप मारा पीटी या फिर मर्डर के केस अगर कहीं चलते हैं, अगर आपराधिक कार्यवाही कहीं चलती है तो कहाँ चलेगी? कहाँ चलेगी? जिला न्यायालय में। और जिला न्यायालय का एक दूसरा हिस्सा होता है सिविल न्यायालय, जहां पर संपत्ति के केस, मारपीट के जो नॉर्मल केस होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं? आपके सिविल न्यायालय में। यानी जो सिविल केसों से संबंधित है वो यहाँ चलेगा, और जो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित है वो आपराधिक न्यायालय के अंदर चलेगा। इसके बाद नीचे आ जाए तो ये जिला न्यायालय के बाद में आपका आता है नीचे एक लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, लोक अदालत। उसके बाद बात करें लोक अदालत के बाद में नीचे आती है आपकी ग्राम अदालत। क्या आती है आपकी? ग्राम अदालत। उसके बाद में सेशन कोर्ट, जिला के बाद में सेशन कोर्ट भी आते हैं। सेशन कोर्ट के बाद में लोक अदालत, उसके बाद में ग्राम अदालत। यानी केंद्र सरकार, यानी सेंटर टॉप से लेकर ग्राम व्यवस्था तक, यानी ये गांव तक की जो न्याय की व्यवस्था का है स्ट्रक्चर बनाया गया है केंद्र में, वो एक तरीके से एक माला में पिरोकर बनाया गया है। यानी माला एक ही है, उसके अंदर मोती अलग अलग कर दिए गए हैं। यानी मोतियों को या आज़ादी नहीं है कि वो माला से अलग जाए। और माला क्या है? माला है सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर मोती जो पराए गए हैं वो पराए गए हैं सब अलग अलग हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्टेट क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद में लोक अदालत और ग्राम अदालत। समझ रहे हैं? तो ये थी हमारी न्यायिक व्यवस्था। अब हम बात करें कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो अमेरिका के विपरीत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कि भारतीय संविधान ने एकीकृत न्यायपालिका अपनाई है, मैंने अभी आपको बताया। इसके विपरीत अगर हम बात करें अमेरिका में, तो एकीकृत न्यायपालिका वहां पर नहीं है। यानी भारत में सबसे टॉप पर क्या है? हाई कोर्ट है, ठीक है, और उसके नीचे उसके अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट। सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है। भारत में सबसे टॉप पर क्या है? हाई कोर्ट है। भारत में सबसे टॉप पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो कौन होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं। कौन होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं। अब एकल न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो कहाँ से, कंसेप्ट लिया कहाँ से हमने एकल न्यायिक व्यवस्था का? तो पहली बात तो लिया हमने ब्रिटेन से, पर ब्रिटेन से भी कहाँ से लिया? हमारे भारत में कुछ तो ऐसा होगा ना जहां से हमने लिया। तो हमारा एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, ये एक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान का 70% हिस्सा तो इसी एक्ट से उठा लिया गया। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम के अंदर कि हमारे संविधान का लगभग 70% हिस्सा कहाँ से लिया है, तो कहाँ से बताएंगे? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से हमने कंसेप्ट उठाया एकल न्यायिक व्यवस्था का। कहाँ से? एकल न्यायिक व्यवस्था का कंसेप्ट उठाया हमने कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब बात करें कि अमेरिका की, मैंने आपको बता ही दिया है अमेरिका में किस तरह से कार्य करता है। अब बात करें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आज़ादी से पहले हो चुकी थी भारत के अंदर, पर वो एक तरीके से हमारा संघीय न्यायालय नहीं था, या आज़ाद भारत का न्यायालय जो एक हमारे जहाँ पर हमारा संविधान लागू हो वो नहीं था। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से भारतीय संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था दी गई, जो सम्मान दिया गया, वो कब दिया गया? तो वो आपका दिया गया एकल न्यायिक व्यवस्था का सम्मान
तो वो दिया गया 28 जनवरी 1950। ये डेट आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय का दर्जा कब दिया गया, तो 28 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और उसके बाद में 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय का दर्जा दे दिया गया। अब हम पढ़ेंगे हमारे संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की संरचना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, उनका निष्कासन, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी कार्यशैली किस तरीके से है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार यानी शक्ति पावर पूरे भारत में कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पर है। अब हम जानेंगे उस संरचना, उस नियुक्ति, उस पावर, उस शक्ति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे संरचना। तो संरचना की बात करें तो यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो कितने हैं। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट जब बना, जब उसका पहली बार उसको दर्जा दिया गया 28 जनवरी 1950 को, उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने थे। और अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना उस समय जो न्यायाधीश थे यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज कब 1950 में कितने थे, 1 + 5 = 6, यानी एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 5 अन्य न्यायाधीश। इसके बाद में आज हम वर्तमान की बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज कब, वर्तमान में यानी आज वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में है आपके 1 + 33 = 34, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ 6 से बढ़कर ये संख्या आज की डेट में कितनी हो गई है, 34 हो गई है। अभी 34 हो कैसे, भाई जानना तो पड़ेगा ना कि कब कब संशोधन हुआ, कैसे कैसे बढ़ी, क्योंकि एग्जाम को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितनी बार अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ा दी गई है, या फिर किस सन में कौन सी संख्या बढ़ा दी है। तो अभी तक किस किस सन में संशोधन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की संख्या, जजों की संख्या को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला जो सन है आपका वो है 1956 का। क्या है, पहला सन है 1956 का। दूसरे 1956 में पहली बार संशोधन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या थी उसमें फेरबदल किया गया। दूसरा था आपका 1960 में, क्या, और तीसरा 1977 में। याद करिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में चली गई थी और मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार भारत में आ गई थी। अब जब सरकार नहीं बनी थी, संशोधन भी बहुत सारे हुए थे, तो एक संशोधन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जनसंख्या यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में भी कर डाला। उसके बाद में बात करें आपका 1977 के बाद में अगला संशोधन हुआ था आपका 1986 में। क्या हुआ था, 1986 में। उसके बाद में हुआ था 2008 में। 1986 के बाद में सीधा जो संशोधन हुआ 2008 में हुआ। 2008 के बाद में जो संशोधन हुआ है अभी तक वो हुआ है 2019 में। यानी समझ रहे हैं, तो कितने संशोधन हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संशोधन हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं इनको बढ़ाने के लिए अभी तक कितनी बार इनको फेरबदल करा जा चुका है, 6 बार। 6 बार अभी तक फेरबदल करा जा चुका है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अभी तक कितनी बार बदला गया है और जनसंख्या बढ़ाई गई है, तो कितनी बताएंगे आप, 6 बार। सन आपको याद है, आप याद कर लीजिएगा, ये आपके सन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो न्यायाधीश है, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो आप बता पाएंगे ना अब कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 6 थी। वर्तमान की बात पूछ ले तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 1 + 3 4, यानी 1 + 3 3, यानी टोटल 34 जो है हमारे, कौन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। कौन है, टोटल CJI को मिलाकर। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। आइए आप शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या CJI यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य न्यायाधीश, यानी जो मुखिया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया की जो नियुक्ति है करता कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का मुखिया की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुखिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ की बात करें तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुखिया की यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा।
और जब मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाएगा, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन लिया जाएगा, तब इसकी सलाह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर ये सलाह देंगे, और इसकी सलाह पर क्या करेंगे, इसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, फिर से अन्य न्यायाधीशों की, किसकी, अन्य न्यायाधीशों की क्या करेंगे, नियुक्ति कर देंगे। याद रखिएगा बिल्कुल आप लोग, ये कंसेप्ट वाली बात है। अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से याद कर पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और किसकी सलाह पर, CJI, यानी CJI सलाह देंगे तभी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, नहीं देंगे नहीं होगी, सीधी सी बात है। बात करें कि सुप्रीम जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, क्या इनको चुनने की प्रक्रिया किस प्रकार की है, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। उसके बाद में हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो वहां जो सदस्य चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी जो राज्यों की विधानसभा में सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुन के आए हैं, वहां से उन लोगों को, कुछ लोगों को नॉमिनेट करके कहां पर भेजा जाता है, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, भारत में जो न्यायालय हैं, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो एक सिस्टम है, जजों को नियुक्त करने के लिए एक सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम यानी कोलेजियम प्रणाली भी बोलते हैं इसको, या कोलेजियम सिस्टम भी आप कह सकते हैं, कोलेजियम सिस्टम या कोलेजियम प्रणाली। क्या होता है ये, देखिए जिस तरीके से लोकसभा यानी संसद के सदस्यों को चुना जाता है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सदस्यों को चुनने की जो एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें हमारी जो विधान पालिका है या हमारी कार्यपालिका है वो हमारी न्यायपालिका पर दबाव ना बना सके, या किसी कारण से न्यायाधीशों की नियुक्ति में पार्शलिटी ना आ पाए। समझ रहे हैं, अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार सीधा सीधा अगर रोल अपनाने लगेगी तो भारत की जो अखंडता और जो एकता है, जिसका प्रतीक हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अगर वही नहीं होगा, उसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति में अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो क्या होगा, तो सरकार के अनुरूप ही काम करेगी। इसका मतलब सरकार अगर गलत तरीके से कोई नियम बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, क्योंकि चुने गए सरकार की तरफ से, तो सरकार के पक्ष में ही निर्णय देंगे। इससे क्या होगा, हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी न्याय व्यवस्था बर्बाद ना हो, भारत में सबसे नीचे तबके के इंसान तक को न्याय समान मिले, इस चीज को देखते हुए हमारे संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। समझ रहे, न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका तीनों को अलग अलग कर दिया है। किसी के ऊपर कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं चलाई जाती है किसी भी चीज को लेकर। समझ रहे हैं आप, अगर सबका एक दूसरे के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है तो सब अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते। दूसरा, कोलिजियम सिस्टम से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। इसके बाद बात करें कि जो कोलिजियम सिस्टम है, क्या कभी सरकार ने इसको खत्म करने की या तो अपने पावर दिखाने की या अपने अधिकार में लेने की कोशिश नहीं करी है? तो बिल्कुल करी है। जब सरकार पावरफुल हुई है तब तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसने अधिकार जमाने की कोशिश करी है। समझ रहे हैं, और हमारे जो लोकतंत्र है इसको खत्म करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा ही एक कदम उठाया गया था 2014 में। कब उठाया गया था? 2014 में 99वां संविधान संशोधन, 99 अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान के अंदर 99वां संविधान संशोधन कर दिया गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अब से यानी 2014 से सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट या किसी भारत में न्यायालय में की न्यायिक व्यवस्था में जो जज होते हैं, उन न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति में कोलेजियम सिस्टम अब से काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा? कोलेजियम सिस्टम काम नहीं करेगा। तो काम क्या करने वाला था?
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब किसकी जगह क्या बना दिया सरकार ने? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। समझ रहे हैं? सरकार ने 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया और उसमें कहा कि अब से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो इस तरीके से की जाएगी। परंतु यहाँ पर जो हमारी संविधान है और संविधान में जो तीनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी कार्यपालिका थी वो सीधा सीधा इंटरफेयर कर रही थी। कहाँ पर कर रही थी इंटरफेयर? सुप्रीम कोर्ट के मामलों में, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है न्यायिक समीक्षा की। क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में? मैं आपको बता दूं तो है न्यायिक समीक्षा। अभी न्यायिक समीक्षा क्या है? देखिए, न्यायिक समीक्षा क्या है? जब भी सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है, कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें हमारे संविधान की जो एकता है, अखंडता है, या हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, या हमारे देश का एकता अखंडता को चोट पहुंचाई जाती है, उसके बाद में हमारे जो मौलिक अधिकार है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, हम लोगों के मौलिक अधिकार है, अगर वो छीने जाते हैं किसी भी कारण से, वो किसी भी कानून के द्वारा छीने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उस कानून को देखेगा, पढ़ेगा। अगर उस कानून में ऐसा कुछ भी दिखता है कि हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को वो हिलाने की कोशिश करता है, या हमारे देश की अखंडता एकता को चुनौती देता है, या हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को चुनौती देता है, छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? सरकार को ये बोल सकते हैं कि या तो आप इस कानून में फेरबदल करें, जो ये चीजें गलत है, इन चीजों को हटाएं। अगर सरकार नहीं हटाती है, कानून पूरा का पूरा गलत होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को, जो एक्ट बन चुका है, उसको रद्द कर सकती है। ये पावर है न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस कानून को खत्म कर सकता है। और यही हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी न्यायिक समीक्षा कर दी। और न्यायिक समीक्षा जैसे करी तो क्या हुआ? 2015 में न्यायिक समीक्षा करी और इसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक, ठीक है, आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो होगी कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। कोलेजियम सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बताना चाहूंगा। कोलेजियम सिस्टम होता है यानी जो भी व्यक्ति सबसे वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ समझ रहे हैं, सीनियर होगा, सबसे सीनियर एडवोकेट, सीनियर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। समझ रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश चुनने की प्रक्रिया क्या है? जो मोस्ट सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सभी जज, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज उसके नाम की क्या देंगे? वोट देंगे, और उसको कोलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाएगा। यानी जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, मुख्य न्यायाधीश वही बनेगा। समझ रहे हैं? ये है आपका कोलेजियम सिस्टम। ऐसे ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज आते हैं वो कैसे आते हैं? यानी जब भी किसी हाई कोर्ट से किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की नियुक्ति की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी? सेम कोलेजियम सिस्टम। यानी वहां से भी नियुक्ति के लिए क्या होगा? सीनियर मोस्ट जज ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएंगे? नियुक्त होंगे। और सीजेआई जो नियुक्त होंगे वो कौन होंगे? मैंने आपको अभी बताया, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो जो भी सीनियर होगा वो ही मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाला है। यानी ये था आपका कोलेजियम सिस्टम। अगर ये लागू हो जाता तो इसमें सरकार की मनमानी चालू हो जाती। यानी सरकार जब चाहती किसी को भी वरिष्ठता का जो नियम है उसको एक दरकिनार करते हुए, हटाते हुए, किसी भी अपने मनपसंद किसी भी जज को उठाती और क्या बना देती? सीजेआई। अब इससे क्या होता? सरकार जो भी फैसला करती, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करता नहीं। यानी सरकार क्या हो जाती? तानाशाह हो जाती, तानाशाह। और तानाशाह होने का मतलब है हमारा लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र का सीधा सीधा एक ही नियम है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होना चाहिए। तो जनता का शासन ही नहीं रहेगा जब सरकार अपनी मनमानी करने लग जाएगी। तो ये तीनों के तीनों, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ही बनाता है। इसके बाद हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो सीजेआई हमारी जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की जो सीजेआई है
इसके नियुक्ति का जो व्यवहार है कोलेजियम सिस्टम वाला, जो कि वरिष्ठ ही न्यायाधीश बनेगा, इसको भी खंड किया गया था। और कब किया गया था? देखिए 1950 से लेकर 1973 तक, 1950 से 1973 तक यानी 1973 तक कोलेजियम सिस्टम लगातार चलता रहा, यानी वरिष्ठ न्यायाधीश ही जज बनेगा, वरिष्ठ न्यायाधीश ही जज बनेगा। परंतु जैसे ही 73 आया, वहां पर इंदिरा गांधी सरकार ने क्या काम करा, वहां से A.N. रॉय, A.N. याद रखिएगा इस नाम को, A.N. रॉय, A.N. रॉय को 3 न्यायाधीशों से ऊपर, यानी 3 न्यायाधीशों से छोटे थे। अगर आप उम्र की बात करें, वरिष्ठता की बात करें, तो 3 न्यायाधीशों से छोटे थे। तो हमारे भारत सरकार ने क्या काम करा, इनको 1973 में क्या बना दिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो कोलेजियम सिस्टम था ये कहीं ना कहीं अब छूटने लगा था और हमारी न्यायिक व्यवस्था कमजोर होने लगी थी। परंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और यही पावर का यूज करते हुए 1993 में यानी 1993 में, मैं आपको यही बता दूंगा, 1993 में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक फैसला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी अब से वो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होगी, यानी जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश वही बनने वाला है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सीजीआई नहीं बन सकता है। सीजीआई कौन बनेगा, जो सबसे वरिष्ठ होगा वही न्यायाधीश बनेगा। बात करें संविधान में मिनिमम एज की, यानी सीजीआई जो होते हैं या कोई भी न्यायाधीश भारत में अगर आपको जज बनना है तो मिनिमम एज का डिस्कस नहीं किया गया। मिनिमम एज कितनी भी हो सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम एज कितनी भी हो सकती है। तो हमारे संविधान में किसी भी न्यायाधीश के लिए मिनिमम एज का जिक्र नहीं किया गया है। ये आप अभी नोट कर लीजिएगा। क्या करिएगा कि संविधान में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में मिनिमम एज का यानी न्यूनतम आयु का वर्णन, जिक्र कहीं भी लिखा गया, पढ़ा गया या सुना गया नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है, कितना होता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते यानी अलाउंसेस क्या क्या होते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में आपको बता चुका हूँ। और नियुक्ति के बाद आता है वेतन। भाई कोई इंसान कार्य करेगा तो उसको पैसा तो मिलना चाहिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, उसके पेंशन और भत्ते क्या क्या होंगे वो होंगे, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन। तो वेतन की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,80,000 रुपये। ये है मुख्य न्यायाधीश का वेतन, ध्यान रखिएगा। क्या है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है वर्तमान में, 2,80,000 रुपये। परंतु अन्य न्यायाधीशों की बात करें, भाई उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए ना, तो उनको कितना मिलता है, 2,50,000 रुपये। नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का वेतन है 2,80,000 रुपये और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपये। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कहां से दिया जाता है, भाई किसी बैंक से दिया जाता है क्या, नहीं। कहां से दिया जाता है, संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का वेतन कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। इसके बाद बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन किसी भी समय कम किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है उसके वेतन में, तो हाँ बिल्कुल करी जा सकती है। जब भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लगा हो, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में कमी करी जा सकती है। आप लोग कमेंट में बताएं कि भारत का ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसके वेतन में वित्तीय आपातकाल के समय में भी कटौती नहीं की जा सकती है। कमेंट बॉक्स में बताएं अपना आंसर। इसके बाद में भाई वेतन और भत्तों की बात करें, पेंशन और भत्तों की, तो पेंशन कितनी मिलती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को, तो जब वो रिटायर होते हैं तो वेतन का 50%, यानी उस समय जो भी उनका वेतन आता होगा उसका 50%, समझ रहे, 50%। अभी कितनी है, 2,80,000, तो 2,80,000 का 1,40,000 पेंशन के रूप में अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा जब वो अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद करें भत्ते, तो भत्ते देखिए वो ये फ्री आवास, गाड़ी, इसके बाद में घूमने फिरने के लिए अलग से सरकार की तरफ से सुविधाएं, वो सब कहाँ मिलते हैं, भत्तों के रूप में मिलते हैं, यानी अलाउंसेस मिलते हैं। इसके बाद में कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल की बात करें तो मैक्सिमम कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक, किस उम्र तक, 65 साल की उम्र तक न्यायाधीश पद पर बने रह सकता है। यानी सीजीआई का कार्यकाल कितना हो सकता है, मैक्सिमम 65 साल। बात करें मिनिमम कितना हो सकता है, या जज सदा कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, तो देखिए संविधान में
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का या सीजेआई का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं किया गया है, नहीं लिखा गया है कि मिनिमम कितना होगा या किस उम्र तक या मिनिमम कितने टेन्योर तक, कितने साल तक सुप्रीम कोर्ट का में कोई भी न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकता है। तो ऐसा कुछ लिखा या पढ़ा नहीं गया है। हाँ, मैक्सिमम में इसकी बात करें तो 65 साल। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम एज कितनी है तो नहीं पता, नन ऑफ दीज आंसर नीचे आएगा, नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा गया है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में, संविधान में नहीं लिखा गया है। इसके बाद बात करें, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जब नियुक्त करा जाता है तो उसका हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में लिखी गई होगी। तो जाहिर सी बात है लिखी गई है। तो क्या लिखी गई है, यानी किसी भी न्यायाधीश को या सीजेआई को उसके पद से हटाना है तो किस तरीके से हटा सकते हैं सीजेआई को उसके पद से? महाभियोग। यानी अगर जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, या जो आपके कैग है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी हटाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को या न्यायाधीश को हटाना है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? कौन सा? महाभियोग। इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीचमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए कितने समर्थन की आवश्यकता होती है? यानी कोई भी अगर प्रस्ताव किसी भी न्यायाधीश के मामले में लाया जाता है तो मिनिमम कितने लोगों का समर्थन होना जरूरी है? समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इसका आंसर मैं बताने वाला हूं आपको। आंसर है आपका 100 सदस्य लोकसभा से, 50 सदस्य राज्यसभा से। यानी 100 सदस्य लोकसभा से अपनी अनुमति देंगे और 50 सदस्य उस प्रस्ताव को राज्यसभा से अपनी अनुमति देंगे। अगर दे देते हैं तब क्या होगा? वो हो जाता है आपका विशेष बहुमत। जैसे ही विशेष बहुमत आपका आ जाता है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो है इसके ऊपर प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और 2/3 मेजोरिटी के साथ में अगर सभी सदस्य इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ, जो एलिगेशन लगाए गए हैं न्यायाधीश को पर वो सही है, तो न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्या ठीक है? न्यायाधीश को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर कोई महाभियोग चलाया गया है? बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। हाँ, भारत में अभी तक एक न्यायाधीश ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है। ठीक, 91 और 93 के बीच में वी रामास्वामी के ऊपर पहली बार क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया। देखिए, ये महाभियोग पूरा हो नहीं पाया था बीच में ही, क्योंकि कांग्रेस सरकार अपनी वोटिंग से हट गई थी। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया थी वो वहीं रोक दी गई थी, यानी न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा था। परंतु अगर बात आ जाए कि पहली बार या कब सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग चलाया गया था, तो 1991 से 1993 के बीच, यानी 1991 से 1993 के बीच वी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। समझ रहे हैं? चलिए अब बात करें हम सुप्रीम कोर्ट का स्थान की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है कहाँ निश्चित किया गया है संविधान में? तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली निश्चित किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा, सुप्रीम कोर्ट भारत में कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली में। यानी संविधान ने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो निश्चित किया है। परंतु क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी अन्य जगह जा सकता है? तो अगर सीजेआई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं? वो बदल सकते हैं आपका राष्ट्रपति की सलाह पर। यानी राष्ट्रपति को वो पूछेंगे, अगर राष्ट्रपति से सलाह लेंगे, अगर राष्ट्रपति इस चीज को एग्री कर लेते हैं कि दिल्ली के अलावा भी हम कहीं और सुप्रीम कोर्ट का स्थान ले जा सकते हैं, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश के कहने पर सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदला जा सकता है। परंतु उसमें चाहिए राष्ट्रपति की सलाह। यानी राष्ट्रपति यानी संसद यानी सरकार, यानी एक तार दूसरे तार से जुड़ा हुआ है। यानी कोई भी कार्य अपने नाम से तो कर ही नहीं पाएंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको सलाह लेनी पड़ेगी, और वो लेंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति सलाह लेंगे कार्यपालिका से। समझ रहे हैं? मंत्रिमंडल से।
तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का स्थान। बात कर सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, न्यायालय की किसी भी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी प्रक्रिया, भारत में किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो आपको बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संचालन व अपने नियम बनाता है, नियम बना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। देखिए अभी फिलहाल में वर्तमान में ही आपका एक फैसला आया है ईडब्ल्यूएस के ऊपर। तो ईडब्ल्यूएस में जो जजों की बेंच बैठी थी वो 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 3 जजों ने ये कहा कि जो ईडब्ल्यूएस है वो हमारे संविधान का जो इंदिरा साहनी केस है, जो हमारा जो आरक्षण को लेकर दिया गया था, यानी आरक्षण का जो 50% का कोटा है उसको अबॉलिश नहीं करता है। तो यानी 3 जजों ने अपना बहुमत, 3 जजों ने अपना पॉइंट दिया और जैसे ही अपने विचार रखे तो 5 में से 3 का क्या मिली, मेजोरिटी मिली। मेजोरिटी में साथ ही बहुमत मिल गया और वो ईडब्ल्यूएस का बिल जो संवैधानिक मान लिया गया। यानी समझ रहे हैं। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी भारत में किसी भी कोर्ट के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, वो किससे लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। किसके? आइए अब शुरू करते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता क्या क्या है। देखिए नियुक्ति हो गई है, हटाना हो गया है, पद वेतन भत्ते सब हो गए हैं। अब बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था का जो सबसे मजबूत आधार है सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्वतंत्रता क्या क्या है। तभी तो वो अगर कोई चीज स्वतंत्र होगी तभी वो मजबूत बन पाएगी। तो स्वतंत्रता किस प्रकार से है, तो मैं आपको बात करूं याचिका का सर्वोच्च स्थान। यानी भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दिया गया है तो उस फैसले को बदलने के लिए या उस फैसले को एक बार फिर से जांच के लिए कोई व्यक्ति कहां जा सकता है, सबसे ऊपर कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी याचिका का कोई भी व्यक्ति जो याचिका दाखिल कर सकता है अपनी याचिका किसी भी मामले को लेकर, वो कहां कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने से नीचे सभी न्यायालयों की याचिकाएं सुनने का अधिकार रखता है। इसके बाद नागरिकों के फंडामेंटल राइट का गारंटर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का क्या है, गारंटर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकारों को गारंटर कौन है, तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद करें संविधान का अभिभावक, यानी अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में है। यानी तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, संविधान का अभिभावक हुआ। क्या हुआ, अभिभावक। इसके बाद में बात करें नियुक्ति का तरीके के मामले में, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। इसके बाद में कार्यकाल की सुरक्षा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुना जाता है, समझ रहे हैं, तो वो किसी की इच्छा पर नियुक्त नहीं होता है। कोई भी न्यायाधीश किसी के भी इच्छा पर नियुक्त नहीं होता है। यानी जब तक वो अपने पद पर है वो स्वतंत्र है अपने कार्य को लेकर, अपने पद को लेकर। यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं व्यक्ति और राष्ट्रपति की इच्छा पर नियुक्त किए जाते हैं, वहां इसके विपरीत अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो वो राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं रहते। यानी जब तक अपने पद पर हैं तो अपने पद पर रहेंगे, कोई इनको अपने उनके पद से अपनी मनमानी तरीके से नहीं हटा सकता है। अगर हटाना चाहते हैं तो महाभियोग का सिस्टम, यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट का जो सिस्टम है, उसको आपको लागू करना ही करना होगा। इसके बाद बात करें निश्चित सेवा शर्तें, यानी कोई भी व्यक्ति अगर न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी जो निश्चित सेवा शर्तें होंगी, यानी सेवा कितनी होगी या उसको भत्ते वगैरह कितने दिए जाएंगे, ये सब बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं कि भाई इतना तो होगा ही होगा, इससे ऊपर सोचना भी मत। या उनकी सेवा शर्तों में कटौती किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है, समझ रहे। इसके बाद करें संचित निधि से व्यय, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन है वो कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसके बाद स्टाफ की नियुक्ति में स्वतंत्रता, यानी सुप्रीम कोर्ट या भारत का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट, तो अपने स्टाफ की नियुक्ति के मामले में स्वतंत्र हैं। यानी इनकी नियुक्ति ये खुद ही निकालेंगे। इनका स्टाफ की अगर कहीं भी जरूरत है तो उस नियुक्ति का नोटिफिकेशन ये खुद ही निकालने वाले हैं, समझ रहे हैं। खुद ही स्टाफ को भर्ती करेंगे, खुद ही एग्जाम लेंगे। यानी कोई भी बोर्ड, जिस तरीके से एसएससी है हमारा सेंट्रल लेवल पर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो
एसएससी सुप्रीम कोर्ट के किसी या भारत के किसी भी न्यायालय के जो स्टाफ की जरूरत है तो वहां के लिए एसएससी क्या है, वैकेंसी नहीं निकालेगा। तो कौन निकालेगा वैकेंसी? भाई जिस भी कोर्ट में जरूरत है, जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टाफ की जरूरत है तो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, समझ रहे हैं। इसके बाद बात करें न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं, यानी अगर कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश पद पर कार्य कर रहा है तो अगर उसके द्वारा कोई भी दिया गया निर्णय ऐसा है जिसको लोगों को मान्य नहीं है, परंतु न्यायाधीशों का निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर दिया जाता है, तो संसद के अंदर उसके आचरण पर, उसके निर्णय पर बहस नहीं की जा सकती। इसके बाद बात करें सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, यानी कोई भी सरकार किसी भी न्यायाधीश को लालच नहीं दे सकती है कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको संवैधानिक पद दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। तो ऐसा लालच कोई भी न्यायाधीश के मन में ना आए और हमारी न्यायिक व्यवस्था एक तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहे, भ्रष्टाचार से बची रहे। तो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद में वकालत पर रोक लगाई गई है, यानी कोई भी व्यक्ति जब रिटायर हो जाएगा, जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, रिटायरमेंट के बाद में भारत में कहीं भी कभी भी वकालत नहीं कर सकता। इसके बाद बात करें अपनी अवमानना पर दंड देना, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास एक स्पेशल पावर है और वो क्या है, अपनी अवमानना पर दंड देना। यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यानी दिए गए फैसले, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का गलत रूप से संचालन करना, क्या होगा, उसकी अवमानना होगी और वो अपनी अवमानना पर दंड दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना दो तरीके की होती है, एक आपराधिक अवमानना और एक सिविल अवमानना, ठीक है। इसके बाद बात करें कार्यपालिका से पृथकता, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका अलग कार्य करती है, कार्यपालिका अलग कार्य करती है, यानी दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से डिफरेंस है। यानी कार्यपालिका किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। इसके बाद में न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र क्या है, सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र पूरे भारत में है, जहां तक भारत की टेरिटरी है वहां तक सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वहां तक न्याय क्षेत्र की सीमा है। यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कहां पर है, पूरे भारत में है, और इसके न्याय क्षेत्र में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती है। हाँ, न्याय क्षेत्र को बढ़ाया जरूर जा सकता है पर न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। तो न्याय क्षेत्र को बढ़ाया कौन सकता है, तो संसद के द्वारा। भारत में संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या क्या है। आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में पहली शक्ति है मूल क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर है, कितना है। तो सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है, पूरे भारत में है, समझ रहे। इसके बाद बात करें न्यायिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, न्यायिक क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार कहाँ है, ये भी पूरे भारत पर है। यानी सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मसले पर अपना न्याय दे सकता है, जो भारत के संविधान से संबंधित है, भारत की अखंडता एकता से संबंधित है, भारत के किसी भी टॉपिक से संबंधित है। इसके बाद में बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत में, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में सर्वोच्च अपील का क्षेत्राधिकार रखता है। यानी भारत के किसी भी कोर्ट के दिए गए फैसले पर अंतिम रूप से अपील कहाँ की जा सकती है, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसके बाद बात करें सलाहकार, तो सलाहकार से क्या है, एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 143, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, आर्टिकल 143। यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू, 143 के थ्रू, समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य क्षेत्र जो पावर है वो क्या है, सलाहकार की। उसके बाद में अभिलेख न्यायालय, अभिलेख से क्या समझते हैं आप, अभिलेख न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गए कोई भी निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अभिलेख के रूप में रखा जाता है। यानी भविष्य में अगर कोई भी कोर्ट जब कोई भी ऐसा मामले पर कार्यवाही कर रही हो, विचार कर रही हो, जो मामला पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, तो वो कोर्ट उस फैसले पर अपना उस मामले पर अपना फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उस अभिलेख को मंगा सकती है, और उस अभिलेख को देखने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर क्या डिसीजन दिया था, उस डिसीजन को देखते हुए वो डिसीजन सुना सकती है, समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय को संभाल कर रखा जाता है किसी भी अन्य कोर्ट की कार्यवाही के संचालन को पूरा करने के लिए। इसके बाद करें न्यायिक समीक्षा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा ये स्पेशल पावर है। यानी जब भी
जब भी हमारी सरकार कोई ऐसा कार्य करेगी या ऐसा कोई कानून बनाएगी जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश की अखंडता, एकता को चुनौती दी जाए या हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाया जाए, चुनौती दी जाए, ठीक है, तब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी फैसले पर न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायिक समीक्षा के बाद में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस फैसले को या उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो ये है स्पेशल पावर। उसके बाद में संवैधानिक व्याख्याकार। संवैधानिक व्याख्याकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के पास में स्पेशल पावर है कि भारत में जो संविधान है, संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ही भारत का एकमात्र ऐसा कोर्ट है जहां पर संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या की जाती है। यानी अगर आपसे पूछ ले जाए कि संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कौन करेगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संविधान का अंतिम रूप से क्या होता है? व्याख्याकार होता है। संविधान के अंदर एक्चुअल में लिखा क्या गया है, बोला क्या गया है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही बताएंगे। और यही कारण है कि 2017 में जो एक मामला आया था कि राइट टू मैरिज, यानी राइट टू मैरिज का जो अधिकार है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू फ्रीडम में आता है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में ही हमारे शादी करने का अधिकार भी आता है। तो ये व्याख्या किसने करी? हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करी। ये कहीं लिखा नहीं गया था, समझ रहे हैं? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने व्याख्या कर दी और इसको मान लिया गया कि ये राइट टू फ्रीडम का ही एक अंग है। इसके बाद बात करें, इसके बाद दो कीवर्ड और हम जानेंगे इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें अलग से दो न्यायाधीश और होते हैं और वो समय समय पर नियुक्त किए जाते हैं। एक होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एक होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई फैसला दिया जा रहा हो और एक पैनल बनाएगा, उस पैनल में अगर कोरम की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है तो कोरम की संख्या को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह के बाद, राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के जज को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोरम संख्या को पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? कुछ समय के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकते हैं? किसी भी हाई कोर्ट से कुछ समय के लिए न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं कुछ समय के लिए। वो होते हैं हमारे तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं? इसके बाद होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। तो कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं? देखिए, कार्यकारी न्यायाधीश यानी इसको भी जो रिटायर न्यायाधीश हो चुके हैं, तो कुछ समय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए या किसी भी हाई कोर्ट का वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए तो राष्ट्रपति क्या काम कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसी भी रिटायर्ड जज को कुछ समय के लिए वो वर्कलोड कम हो जाए तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो रिटायर हो चुके हैं उनको कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकारी न्यायाधीश कौन है? जो रिटायर हो चुके हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कार्य संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए। तो कार्यकारी न्यायाधीश जो रिटायर जज है उनको नियुक्त करा जा सकता है। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट और उसकी कार्यशैली, उसकी शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से संविधान में या भारत की संसदीय व्यवस्था में अपना रोल निभाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा भारत की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है किस तरह से अपनाई गई है भारत के अंदर और किस तरह से कार्य करती है। अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी न्यायाधीश, भारत का कोई भी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम संख्या को पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं तो तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? कुछ समय के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकते हैं? किसी भी हाई कोर्ट से कुछ समय के लिए न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं कुछ समय के लिए। वो होते हैं हमारे तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद होता है कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं? इसके बाद होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। तो कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं?
देखिए कार्यकारी न्यायाधीश यानी इसको भी जो रिटायर न्यायाधीश हो चुके हैं, तो कुछ समय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए या किसी भी हाई कोर्ट का वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए, तो राष्ट्रपति क्या काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी रिटायर्ड जज को कुछ समय के लिए वो वर्कलोड कम हो जाए तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति को जो रिटायर हो चुके हैं उनको कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकारी न्यायाधीश कौन है, जो रिटायर हो चुके हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कार्य संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए। तो कार्यकारी न्यायाधीश जो रिटायर जज है उनको नियुक्त करा जा सकता है। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट और उसकी कार्यशैली, उसकी शक्तियां, और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से संविधान में या भारत की संसदीय व्यवस्था में अपना रोल निभाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा भारत की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है किस तरह से अपनाई गई है भारत के अंदर। और अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी न्यायाधीश, भारत का कोई भी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर उसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जा रहा है, समझ रहे हैं, उसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है संसद के अंदर, और संसद के अंदर जब प्रस्ताव चला हुआ है, उस पर बहस चल रही है और किसी कारण से लोकसभा भंग हो जाए, किसी कारण से अगर लोकसभा भंग हो जाए तो क्या वह प्रस्ताव भी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो प्रस्ताव लोकसभा के विघटित होने के बाद भी समाप्त नहीं होता है। ये स्पेशलिटी है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। अगर लोकसभा भंग हो भी गई, विघटित हो भी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर चलाई जा रही हटाने का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, वो समाप्त नहीं होता है। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो में किस तरह से और मैं सुधार कर सकता हूं आप लोगों को।